हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। मैं मिस्टर बटार और हम फिर से आपके साथ हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के साथ नई वीडियो में। तो चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है 12th क्लास के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दैट इज माय बायो-सेवर्ट लॉ, है ना। तो इसको पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ क्या है और कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत हुई थी, उस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं आप रिलेशन और बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप, है ना, लूप की वजह से। उसके बाद पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ में देखिए सिंपली क्या करते हैं, कोई कंडक्टिंग वायर है, आपके पास एक वायर है, तो वायर देख लेंगे कि हमारे पास एक वायर है और उस वायर से जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई है हमारा। एक छोटी सी आप एलिमेंट्री लेंथ डीएल ले लेंगे, उस डीएल लेंथ से देखते हैं कि आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है हमारा, और जो डीएल के साथ आर एंगल बना रहा है दैट इज माई थीटा, है ना, क्यू नहीं थीटा आपका। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि जो ये एंगल है ये किस तरीके से बना हुआ है, डीएल के साथ आर, पोजीशन वेक्टर जो आर है, या फिर इस डीएल लेंथ से जो पोजीशन है पॉइंट पी की, तो इसी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, दैट इज माय बायो-सेवर्ट लॉ। समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होता है, वो मैग्नेट्स की वजह से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है आपकी, वो टेस्ला रहेगी। गोज उसकी आपकी सीजीएस यूनिट रहेगी। ये सब चीजें हम साथ साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या है आपका, ध्यान से देखिए इसे। एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। उसका एक छोटा सा पार्ट है, एक लेंथ है, ये टोटल लेंथ जितनी भी है आपके वायर की, तो ये लेंथ है आपकी, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट है जो हमारा कितना है, डीएल लेंथ का है। उस डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है, या ये कहिए कि हमें पता लगाना है या देखना है बाय द एक्सपेरिमेंट। और विच एक्सपेरिमेंट या लो, बायो-सेवर्ट लो की ये किस किस फैक्टर्स पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए इसको, क्या है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या होगा, दैट इस पॉइंट पे मान लेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, डीएल की वजह से, दैट इज माय डीबी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। क्या लिखा हमने, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, क्या, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। कौन सा करंट, जो करंट इस वायर के थ्रू आपका फ्लो करके जा रहा है। उसके बाद यही मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोपोर्शनल होगा इस एलिमेंट्री लेंथ के साथ में, यही मैग्नेटिक फील्ड डीबी प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ दैट एंगल थीटा। कौन से वाला एंगल भाई, साइन थीटा, याद रखेंगे डीएल और आर के बीच का एंगल। डीएल की डायरेक्शन किस तरीके से लेनी है आपको, जैसे ये वायर है, वायर में करंट का फ्लो अपवर्ड हो रहा है आई, तो ये आपने डीएल चूज किया है, तो डीएल जो आपका होगा ये इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन भी आप अपवर्ड ही लेंगे। वहां से क्या है आपका आर, तो इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज माई थीटा, याद रखेंगे तो इसको। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो डीबी है वो डिक्रीज करेगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, है ना। दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑन विच दिस मैग्नेटिक फील्ड डीबी एट पॉइंट पी डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। तो इनको क्या करेंगे, कंबाइनिंग दीज फोर इक्वेशन जो आपको दिख रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनको कंबाइन कर देंगे तो हमें किस तरीके का एक्सप्रेशन मिलता है, कंबाइनिंग all above expressions, all above expressions। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को क्या कर देंगे,
कंबाइन कर देंगे तो dB अकेला फैक्टर है जो सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका, तो dB अकेला फैक्टर है तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, dB इज I साथ में कौन, dl साथ में कौन, साइन थीटा और डिवाइड में कितना, r स्क्वायर। बस, तो यहाँ से इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आएंगे, तो dB इज इक्वल टू वो कांस्टेंट कितना होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसको याद रखेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और डिवाइड में क्या रहेगा आपका r स्क्वायर, है ना, तो इसको आप याद रखें। फिर यहां से क्या करेंगे, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब पूरी लेंथ की वजह से जितना वायर है, ये किसकी वजह से, अकेला डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कर देंगे, इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा, जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन या फिर टोटल कोई चीज है, डी डब्ल्यू हमने पहले वर्क डन था, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट करके उसको डब्ल्यू भी रखा हुआ है कि दैट इज द माई टोटल वर्क डन, तो उसी तरीके से ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या करेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई को आप बाहर रखेंगे, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, साथ में क्या आई डी एल और साथ में साइन थीटा और डिवाइड बाई कितना, आर स्क्वायर, तो ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है बी, तो दैट इज माई म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एल साइन थीटा और डिवाइड में कितना आएगा आपका आर स्क्वायर, दैट इज माई मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए एलिमेंट्री लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, तो इसको आप याद रखें। तो इस एक्सप्रेशन को आप देख के किस तरीके से करना है, किस किस फैक्टर्स पे आपको ये डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जो म्यू नोट आया है आपका, म्यू नोट क्या है, म्यू नोट आपका, म्यू नोट होगा परमिबिलिटी, है ना, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को याद रखेंगे आप, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पहले भी हमने जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उसमें एप्सिलॉन नोट था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी तरीके से ये एक और आपका कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, की वैल्यू कितनी रहती है म्यू नोट की, म्यू नोट की जो वैल्यू रहती है दैट इज माई 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, और अभी आपने जो लिखा था म्यू नोट अपॉन में 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7, है ना, तो इस तरीके से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, आपको ये भी याद रखना है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां से अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म किस तरीके से, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ क्या होगी भाई, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म तो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है आपका, तो इसके ऊपर वेक्टर म्यू नोट अपॉन 4 पाई पहले से ही आया हुआ है, इंटीग्रेट कर देंगे, साथ में क्या है आई डी एल, साथ में क्या साइन थीटा डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, किसकी मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा ये, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नोट अपॉन में कितना 4 पाई इंटीग्रेट आई, इसके साथ क्या आ जाएगा dl r साइन थीटा, ध्यान से देखिए dl साथ में कौन r, साथ में कौन साइन थीटा और डिवाइड में कितना r क्यूब, तो इस तरीके से आपका मॉडिफाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से म्यू नोट अपॉन में कितना 4 पाई इंटीग्रेट, ये टर्म क्या बनती है, dl अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, r आपका पोजीशन वेक्टर है, साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल है, तो इस तरीके से हम लिखते थे कि ए बी साइन थीटा, अगर ये लिखा जाए वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दिस फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन एज ए क्रॉस बी, तो उसी तरीके से ये क्या लिखा जाएगा आपका आई डी एल क्रॉस आर और डिवाइड में कितना आर की पावर 3, दैट इज माई वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, तो इसको भी आप याद रखें। ये टर्म आपको पता है, अभी अभी बताई है, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर,
आपका dl वो एलिमेंट्री लेंथ है जो आपने कंसिडर किया है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, r आपका पोजीशन वेक्टर है और आपको पता ही है कि इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो आपको सिंबल्स बताए गए हैं और बायो-सेवर्ट लॉ बताया गया है उसको आप याद रखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन किस तरीके से पता करते हैं? डायरेक्शन के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉज बोले जाते हैं कि राइट हैंड याद रखिए, स्क्रू रूल याद रखिए, तो इस तरीके से कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल यूज आप फॉर्मूला है आपका, आपको याद रखना है किस तरीके से, जैसे हमने अभी अभी वेक्टर फॉर्म लिखी थी, v इजिकल टू कितना आया था, म्यू नोट अपॉन में क्या 4 पाई, इंटीग्रेशन में किस तरीके से लिखा गया, आई dl क्रॉस r, आपको ये याद रखना है बस, और डिवाइड बाई कितना r की पावर 3, तो आपको कुछ और याद नहीं रखना, ये dl क्रॉस r याद रखना है डायरेक्शन के लिए। तो क्या होगा, क्या रहेगा भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, अभी अभी जो हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, मैंने बोला कि केवल dl क्रॉस में r को याद रखिए आप, dl की तरफ इस तरीके से फिंगर कीजिए, इस तरीके से हाथ को करेंगे, राइट हैंड है हमारा, इस तरीके से dl की तरफ जिधर भी dl होगा इस तरीके से आप उसको कर देंगे। जैसे यहां देख लीजिए, जो dl की डायरेक्शन है वो किस तरीके से है, इस तरीके से है ना, तो dl की तरफ ये चारों फिंगर्स को इस तरीके से करिए और इन्हें कर्ल करते हुए r की तरफ घुमाइए, इस तरीके से। r किधर है, ये रहा r इधर। अभी ध्यान से अलग से फिगर बना लेते हैं, जैसे dl हमारा ये है, यहां से यहां तक आपका dl है, ये रहा, है ना, r कहाँ है उससे, इस तरीके से r है आपका, ये रहा r। तो यहाँ क्या करना है आपको, dl की तरफ आप ये फिंगर्स करिए और उनको r की तरफ कर्ल कीजिए, तो जिधर थंब जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप क्रॉस से दिखा सकते हैं। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द पेपर है ना। अगर इस तरीके से आपका आता है, डॉट करके मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या होगा आपका, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट पेपर और बोर्ड, कमिंग फ्रॉम द बोर्ड, मतलब उसकी डायरेक्शन किधर है, आपकी तरफ है, इधर। और इस तरीके से क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ इस तरीके से दिखाया गया है, क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिखाए गए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड और इनटू द पेपर, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन देखने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज माई dl क्रॉस r, आपको राइट हैंड लेना है, dl की तरफ फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और r की तरफ उनको कर्ल कर देना है। एक बार और देख लेते हैं क्या करना है, मैंने बोला ये dl है हमारा, यहाँ से r ये रहा पोजीशन वेक्टर r, तो dl जो है वो इधर है, dl की डायरेक्शन अपवर्ड, तो इस तरीके से करेंगे और इसको कर्ल कर देंगे r की तरफ, r ये रहा, कर्ल करेंगे ऐसे, तो जो इनटू जो डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन है इनटू जा रही है, इस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आप इस तरीके से उसको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज माय बायो-सेवर्ट लॉ। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज माई रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नोट एंड म्यू नोट, याद रखेंगे 1 मार्क्स में कहीं भी पूछ लिया जाता है कि परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी दोनों में क्या रिलेशन आपका होता है। इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से याद रखिए, एप्सिलॉन नोट के साथ म्यू नोट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है आपकी 1/4 पाई, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है आपकी, याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर कितना 9, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ये रहेगी, तो इसमें आप क्या कर लेंगे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, और इसमें आप क्या करेंगे 4 पाई से डिवाइड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू भी कंप्लीट बन जाती है और ये वैल्यू भी इस तरीके से कंप्लीट बन जाती है। तो आपको क्या करना है, यहां से इसको याद रखें आप, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी क्या वैल्यू आई थी अभी अभी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, इंटू में ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको भी बताई थी 10 की पावर -7, जस्ट इस तरीके से लिखना है। ये हमें 1 अपॉन करके दिया था ना, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10 की पावर 9, तो इसको रिवर्स कर लिया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर
9। तो वो वही बात हुई आपकी। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। फिर आगे क्या करते हैं, ये स्टेप आपने लिख लिया, पहला फर्स्ट स्टेप आपका हो जाता है। यहाँ सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 को जुगा तो रखे, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 7। तो 1 अपॉन कितना बन जाएगा 9 इंटू 10 की पावर कितना 9 और 7 कितना होगा आपका 16। तो इस तरीके से आपका 1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर क्या 8 और उसका भी क्या स्क्वायर। ये आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है विच इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड वैल्यू होती है। तो सी स्क्वायर इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आ जाता है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को आप जरूर याद रखिए। साथ में क्या है आपका, साथ में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोट और आपका एप्सिलॉन नोट। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन नोट लिखेंगे तो क्या आएगा आपका सी इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। तो आपको ये एक्सप्रेशन भी मिल सकता है। तो आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को याद रखिए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो आप इन चीजों को याद रखें कि किस तरीके से ये रिलेशंस हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट है हमेशा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कंडक्टिंग वायर। और करंट कंडक्टिंग लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर भी बोल सकते हैं आप, लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपने करंट कंडक्टिंग वायर बोला है, तो वहीं से हम इस टॉपिक को करना शुरू करते हैं। ध्यान से रखिए, हमारे पास एक वायर है, उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है, और यहां से यहां तक उसकी लेंथ कितनी है एल, एक फाइनाइट लेंथ है, याद रखेंगे फाइनाइट लेंथ है। और हमें बोला गया है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है P जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ यहाँ से जो एंगल बना हुआ है दैट इज माई अल्फा, और यहाँ से जो एंगल बना हुआ है दैट इज माई बीटा। तो बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट है उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस पार्ट, जिस जो L पार्ट है हमारा उसकी वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा है उस पार्ट से, आई करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन की बात तो वही हमने बोल दिया था, डायरेक्शन बहुत इजी है, इसमें भी बताएंगे दोबारा फिर से कि डायरेक्शन किस तरीके से आपको देखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस तरीके से, है ना। किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी साथ साथ ही आपको बता दें। ऐसे बोला जाए आपसे कि ये 15 सेंटीमीटर आपका है, और यहाँ से इससे जो करंट पास करके जा रहा है दैट करंट आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये जो एंगल बना हुआ है दैट एंगल इज 30 डिग्री, ये जो एंगल बना हुआ है दैट एंगल इज 15 डिग्री, इस तरीके से। तो इस तरीके से बताइए कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा व्हाट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन को एक तरफ करके अभी हम टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। अभी अभी हमने बायो-सेवर्ट लॉ से जो फॉर्मूला लगाया है हूबहू उसी तरीके का फॉर्मूला हमारा रहेगा, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस रहेंगे। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वही फैक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेम रहेगा, वो फैक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो बायो-सेवर्ट लॉ में भी हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की फॉर्म में यूज किया था, उसको सेम जुका तो लग देते हैं। उसके बाद आपका जो फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, और साथ में डिवाइड में आप क्या लिखते हैं, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से कहाँ तक की, उस पॉइंट P तक की, मान लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल a है, ये रही, तो आपकी वही लिख लेते हैं स्मॉल a, साथ में क्या साइन अल्फा प्लस साथ में क्या साइन बीटा। इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूला क्या है हमारा, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो क्या होगा, अगर इस तरीके से एक फाइनाइट लेंथ है L, उससे उसका एक एंड जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज माई अल्फा, दूसरा एंड जो है वो एंगल बना रहा है दैट एंगल माई इज बीटा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इससे कितना करंट का फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज माई आई। तो उससे जितना करंट का फ्लो हो रहा है वो आई है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट P दैट विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेम रहेगा, आई करंट है और डिवाइड में वो परपेंडिकुलर आपकी डिस्टेंस है उस पॉइंट की, कहां से, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखेंगे वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट
करना है साथ में क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ध्यान से सुनिए, अगर यही फाइनाइट ना हो करके लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में क्या होगा आपका, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में आपका वायर जो है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर या कंडक्टिंग वायर जिससे करंट का फ्लो सेम है, आई रहेगा आपका, ये है तो करंट का फ्लो कितना है, आई है, लेकिन ये क्या है, इन्फिनिटी, और ये भी क्या है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहेगा। तो इसमें किस तरीके से होगा, वही पर्टिकुलर पॉइंट है, ये रहा पर्टिकुलर पॉइंट पी, वही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, वायर से, है ना, जो ए हमारी थी। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमने एल पे इस तरीके से जोड़ा था, इसको समझ लेते हैं, हमारा कहीं पॉइंट था जब ये अल्फा बना रहा था, तो ये था आपका, अब जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ता है अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, फिर ये पॉइंट और ऊपर बढ़ता है अल्फा की वैल्यू और बढ़ती है, और ऐसे ही अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाता है तो अल्फा आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इट्स मीन ये आपका अल्फा हो चुका होगा, यानी कि उस कंडीशन में जब ये एंड जो है आपका, है ना, इस तरीके से जो ये एंड पॉइंट था आपका, पहले भी ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट जितना ऊपर जाता रहेगा अल्फा बढ़ता रहेगा, ये एंड पॉइंट जितना ऊपर जाता रहेगा अल्फा बढ़ता रहेगा, और ये एंड पॉइंट जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो अल्फा आपको इस तरीके से क्या नजर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल बीटा इज इक्वल टू कितना, बीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो हमारे ये चेंजेस आपके आ जाते हैं किसके लिए, फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। तो फॉर्मूला किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, वही है आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई के साथ डिवाइड में कितना a, और साइन अल्फा मतलब साइन 90 प्लस साइन बीटा, इसका मतलब भी क्या होगा, साइन 90। तो इसके साथ हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा, दैट इज माई म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में कितना ए, और साइन अल्फा यानी कि साइन 90 विल बी 1 एंड साइन 90 विल बी 1, 1 प्लस 1 2 होगा, और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी इज इक्वल टू दैट विल बी म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई ए, दैट इज माई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर इसके एक एंड पे पूछा जाए, याद रखेंगे, कहाँ पूछा जाए, वन एंड पे, क्या, मैग्नेटिक फील्ड आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, वन एंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर इस तरीके से आपका आ जाता है। तो प्रॉब्लम में आपको इस तरीके से दे देता है स्ट्रेट वायर, तो किस तरीके से आपको उसको करना है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वही बी एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कुछ इस तरीके से देगा आपको कि ये है, यहाँ एक एंड इंफिनिटी पे जा चुका है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है आपकी ए है, तो यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इस पी पॉइंट पे वही से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब इसमें देखिए ये पॉइंट क्या है, बीटा, तो बीटा कितना हो चुका है, 0 डिग्री, है ना, और अल्फा इंफिनिटी की वजह से क्या हो चुका है, फिर से अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों को जब आप इसमें उसी फॉर्मूले में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बीटा विल बी 0। बीटा क्यों 0 है, किस तरीके से देखेंगे आप, बीटा पहले क्या था, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल था बीटा, तो जैसे ही ये स्ट्रेट होता जाएगा यहाँ से, है ना, किस तरीके से, दोबारा देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से, जैसे सपोज करिए ये आपका यहाँ से यहाँ एल लेंथ थी और ये स्ट्रेट ए था आपका, तो हमने देखा कि ये एंगल आपका बीटा रहा है, तो ये एंगल बीटा रहा है, जैसे जैसे ये पॉइंट किसकी तरफ जाएगा आपका, इस तरफ जाएगा, यहाँ जाता है, उसी तरीके से बीटा की वैल्यू रिड्यूस करती है, और बीटा रिड्यूस करते करते कितना हो जाता है, 0 डिग्री। ये देखिए आप ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, और जैसे यहाँ पहुंच जाएगा बीटा विल बी 0। तो ये एक एंड होगा कि एक एंड पे स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, दैट विल बी, क्योंकि यहाँ जो साइन अल्फा आएगा, साइन 90 प्लस साइन 0 होगा, साइन 91 प्लस 0 होगा, ये आपका 1 रहेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन में करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला
है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा, ये हमारा एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वही मतलब कि बी आपको फाइंड आउट करना है ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। एक लूप होता है, लूप का मतलब एक सर्कल है, एक इस तरीके का सर्कल है आपका। उस सर्कल में अगर करंट का फ्लो कितना हो रहा है आई, तो बताइए इसकी वजह से जो एक्सिस है ये होगी आपकी एक्सिस। इस तरीके से इस एक्सिस पे कहीं पे भी जहां आपसे पूछे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा आपका, तो वो आपको डिस्कस करना है कि एक वायर है, एक क्लोज वायर है, एक आपका सर्कल है और आपका करंट कैरिंग लूप है, आपकी सर्कुलर लूप है। तो उस लूप की वजह से एक्सियल एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। तो डायरेक्शन हमने नहीं डिस्कस की है प्रीवियस केस में, डायरेक्शन और डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा प्रीवियस है, क्योंकि इस वाले केस में भी आपको जो डायरेक्शन होगी उसको फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि डायरेक्शन किस तरीके से देखेंगे। ध्यान से देखिए, जिस तरीके से लॉन्ग वायर है आपका और करंट का फ्लो इधर हो रहा है, जस्ट आप राइट हैंड ही लीजिए और करंट के डायरेक्शन में, जैसे इससे ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पे मैग्नेटिक आपका पूछा था फील्ड बी क्या होगा, तो आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं। जिस तरफ करंट है राइट हैंड याद रखेंगे, राइट हैंड ही आपको अप्लाई करना है, चाहे वो राइट हैंड कर्ल यूज करना हो, चाहे इस तरीके से डायरेक्शन देखनी हो, आपको राइट हैंड ही देना है। तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में आपको थंब को कर देना है। करंट अपवर्ड जा रहा है तो थंब आपने अपवर्ड रखा और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आपकी फिंगर्स को कर्ल करिए। तो कर्ल करते हुए किधर इंडिकेट करिए, डायरेक्शन थंब की इधर है, कर्ल करते हुए किधर इंडिकेट करिए, डाउनवर्ड इंडिकेट कर रही है, किधर डाउनवर्ड इंडिकेट कर रही है। तब डाउनवर्ड इंडिकेट कर रही है, क्रॉस लगा के उसको सर्कल कर दीजिए, यानी कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द बोर्ड है आपकी। जैसे इस तरीके से होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, वायर इस तरीके से है, ये करंट का फ्लो है, इस पॉइंट पे पूछा है, तो क्या करेंगे, इधर थंब की डायरेक्शन ले लें, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हुए उस पॉइंट पे आ जाइए। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे देखिए फिंगर कर्ल करते हुए किधर की तरफ दिखा रही है, बाहर की तरफ। तो डॉट लगा के उसको क्या कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसकी डायरेक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके से आपको वायर्स दिए जाए, चाहे एक वायर दे चाहे दो वायर देते हैं, किसी भी तरीके से आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि ये है, इससे 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इससे कितना एम्पियर करंट जा रहा है, या I1 बोल दें कि I1 करंट जा रहा है, इससे I2 करंट जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरीके से दे और डायरेक्शन पूछे कि नेट किधर होगा, तो आप मैग्नीट्यूड देख के नेट के बारे में बताएंगे कि नेट उधर होगा। और मैग्नीट्यूड भी आपसे पूछता है तो आपको पता रहेगा कि ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो यहाँ क्या होगी आपकी, इस तरीके से लिखें उसको कि म्यू नोट बाई 4 पाई I2। इसकी वजह से अगर I2 अपॉन में क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A2 और साथ में क्या ये, इसकी वजह से तो ये B2 होगा आपका, इसकी वजह से कितना होगा B1 होगा, वो भी कितना होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, साथ में कितना I1 डिवाइड बाई कितना A1। फिर आप इसमें ये देखेंगे कि डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन देख के आप बता देंगे इस तरीके से डाउनवर्ड जा रहा है, इस तरीके से अपवर्ड आ रहा है, तो दोनों का क्या होगा, एक अपवर्ड आ रहा है, इधर एक डाउनवर्ड जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ इधर देखेंगे कर्ल करेंगे तो अपवर्ड आ रहा है, उधर देख के करें तो कर्ल इस तरीके से करें डाउनवर्ड जा रहा है। तो एक फील्ड है जो B2 है वो क्रॉस करके लिखना है, और इसकी वजह से जो होगा वो क्या करके लिखना है, डॉट करके लिखना है, मतलब एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। तो अब इनके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कौन ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उसी तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे इसको पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। तब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, वही जो हमारी अभी डिस्कस हम कर रहे थे कि एक मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू एक करंट कैरिंग लूप। एक लूप है जिससे कितना करंट कैरी कर रहा है वो लूप, उसका आप आई करंट है पूरे लूप में, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है आपकी, इसकी जो रेडियस है दैट इज माई स्मॉल ए। याद रखेंगे स्मॉल ए, कहीं कहीं हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है, कभी कभी हम इसको रेडियस ए ले लेंगे। किसी किसी बुक में या एक्सप्रेशन में आपको अगर यहाँ कैपिटल आर लिखा मिले, इसका मतलब क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर लूप। तो आपको ये याद रखना है, ये एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये ही रेडियस आपकी रहेगी। तो मान लेते हैं ये कैपिटल आर ही है विच इज माई रेडियस ऑफ दैट लूप। तो इसमें किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, हम मान लेते हैं
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्सिस तो आपकी बहुत इधर जा रही है, तो सेंटर से जो आपकी लाइन जा रही है दैट इज माय एक्सिस। तो इसमें जो लाइन जा रही है उसी एक्सिस पे कहीं पॉइंट ले लिया जिसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल आर। तो सेंटर की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, उसी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ क्या ले लें, डी एल। तो डी एल की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट है आपका, ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखिए फिगर, ये क्या है आर, ये क्या है कैपिटल आर। तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर उसका रूट, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। तो इस तरीके से आपका दिख रहा है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से ही ये है, ये आपका आर है, ये आपका क्या है कैपिटल आर है। कैपिटल आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो आपका ये क्या रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया। यहां से क्या है, इस डीएल की वजह से, और एक यहाँ पे ले लीजिए सिमिलरली, सिमेट्रिक में लेना है उसी तरीके से, सेम आपका डीएल रहेगा, आर आपका सेम रहे यही, और यहाँ से ये डिस्टेंस है वो भी आपकी कितनी रहेगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से आप फिगर बना लेंगे। तो इस फिगर को और भी मॉडिफाई करेंगे, लेकिन आपको जो लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, अगर ये आ जाता है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, उसके एक्सिस पे एक स्मॉल एक डिस्टेंस है आर, जिस पे पॉइंट पी है, उस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट कर लेना है। एजम्पशंस में आपको क्या लिखना है कि एक छोटी सी लेंथ डीएल, उसके पूरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उस पे एक छोटी सी डिस्टेंस डीएल या एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं। उस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, वो क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो बायो-सेवर्ट लॉ से दैट डीबी कितना रहेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, करंट कितना जा रहा है आई डीएल, और यहाँ याद रखें साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ 90 होगा, डिवाइड में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका रूट का स्क्वायर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। हमने पहले ही बता दिया ये डिस्टेंस थी आपकी डीएल से इस पॉइंट की, ये डीएल था यहाँ, डीएल से इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस ये है, उसका स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर आएगा का मतलब क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा आपका, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए मैंने डायरेक्ट यही लिख लिया है। फिर ये पॉइंट आता है कि आपका ये 90 कैसे हुआ, साइन 90 है ना, ये तो कोई ना कोई एंगल दिखा रहा है, ये 3D बन रहा है आपका। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एंगल ही दिखेगा कि यहाँ कोई एंगल बना रहा है, लेकिन ये एंगल नहीं है एक्चुअल में। ये जो एंगल है कितना है आपका 90 डिग्री। जैसे ध्यान से देखिए, इसके साथ ये आप देखिए है ना, तो इसके साथ ये एंगल अभी कितना है, ये एंगल 90 है यहाँ, और ये वाला एंगल भी कितना है 90, ये वाला एंगल कितना है आपका 90 है। तो यहाँ पे डीएल के साथ जो आपका एंगल बनेगा, जैसे डीएल है आपका सर्कुलर, ये एंगल आप इधर लेके आते हो तो ये एंगल चेंज नहीं होता, ये 90 ही रहता है। तो आपको उस तरीके से जब आप देखेंगे 3D में कि एक सर्कुलर लूप है, जैसे ये सर्कुलर लूप है यहाँ, उससे आप देखते हैं, तो सर्कुलर लूप से आप इस तरीके से देखते हैं, तो आप इस एंगल को चेंज कर रहे हैं ऐसे इस तरीके से, तो ये एंगल जरूर चेंज हो रहा है, लेकिन इधर वाला जो आपका फ्रंट वाला एंगल है, इस तरीके से देखेंगे, ये एंगल आपका 90 डिग्री रहता है। देखिए ध्यान से, इस तरीके से लूप है तो ये एंगल चेंज हो रहा है, ये साथ वाला एंगल आपका 90 ही रहता है। तो यहाँ पे आप याद रखें, तो ये साइन 90 है, इसलिए जो डी बी आएगा दैट विल बी माई म्यू नोट अपॉन 4 पाई, साथ में कितना आई डी एल, और साथ में क्या आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये याद रखिए कि ये साइन 90 है, किस किस के बीच का, आर और डीएल के बीच का एंगल। यहाँ पे अगर फिगर में देखेंगे आपको एंगल दिखाई देगा, जब आप प्रैक्टिकली इसको देखते हैं तो वो एंगल 90 डिग्री ही होता है। के बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ डायरेक्शन किस तरीके से आएगी, डीबी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आती है। डीबी जब आप देखते हैं डीएल के साथ कि आर किस तरीके से, वही कर्ल आपका डीएल की तरफ आप फिंगर ऐसे करेंगे और आर की तरफ देखेंगे, ऐसे डीएल की तरफ करेंगे, आर की तरफ इस तरीके से करेंगे, तो आपकी जो बी की डायरेक्शन आती है डीबी की इस तरीके से आती है। और ये एंगल आप मान लें कि ये एंगल कितना है आपका फाई, कितना है आपका फाई, इस एंगल को आप फाई मान लेंगे। फिर आप इस किस तरीके से करते हैं, डीबी के दो कंपोनेंट आपको मिलने वाले हैं, इसको आप इस तरीके से खींच लीजिए परपेंडिकुलर, इस तरीके से खींच लीजिए परपेंडिकुलर, तो क्या होगा आपका डीबी के साथ, डीबी आपका आ चुका है,
तो डीबी के जो दो एंगल मिलेंगे, ये एंगल आपका कितना होगा फाई सिमेट्री से, ये आपका ये भी 90 डिग्री है इसके साथ, तो सिमेट्री से फाई होगा। तो एक आपको जो कंपोनेंट मिलता है इस डायरेक्शन में, दैट विल बी डीबी, इस डायरेक्शन में क्या होगा कोस फाई, और इस डायरेक्शन में जो मिलता है वो क्या होगा डीबी, और साथ में क्या साइन फाई। उसी तरीके से आप जब यहां से देखते हो सिमिलर केस बनेगा बिल्कुल एकदम से, क्योंकि सेम आपका ये कितना है डीएल, ये वाली जो आपकी रेडियस है कितनी है कैपिटल आर, ये वाली जो रहेगी आपका जो क्या है आपका स्मॉल आर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि आप अब डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो वो डायरेक्शन आपको किस तरीके से दिखेगी इस तरीके से दिखेगी, दैट विल बी माई डी बी। तो ये एंगल आपका फिर से क्या होगा फाई, तो इधर आपका क्या आ जाएगा जो डाउनवर्ड होगा दैट विल बी डी बी कोस फाई, और इस डायरेक्शन में फिर से एक कंपोनेंट और आ जाता है डी बी साइन फाई। और ऐसे आप कहीं से भी देखेंगे, जिस भी डीएल की वजह से देखेंगे, जिस भी डीएल की वजह से देखेंगे, चाहे आप नंबर ऑफ कंपोनेंट जितने ले लीजिए, सब में यही होगा। सब क्या फैक्टर्स दे रहे होंगे ध्यान से देखिए, डीबी कोस फाई एक अपवर्ड, और साथ में कौन दूसरे वाला उसका जो सिमेट्रिक होगा डीबी कोस फाई डाउनवर्ड। याद रखिए सिमेट्रिक का मतलब है जब सर्कुलर में आप हाफ पार्ट को देखते हैं तो दूसरा हाफ पार्ट उसका सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड आपको फैक्टर देगा डीबी कोस फाई, और डाउनवर्ड फैक्टर देगा डीबी कोस फाई, और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए क्या हो जाते हैं कैंसिल। और हर एक आपका जो एलिमेंट्री लेंथ है डीएल वो इस तरीके से एक फैक्टर डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई इस तरीके से देता रहता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ये पहले वाले की वजह से है, ये दूसरे वाले की वजह से है, ये थर्ड वाले की वजह से है, इसी तरीके से सबमिशन होता चला जाएगा। तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, डीबी के साइन फाई वाले कंपोनेंट जुड़ते जा रहे हैं, और देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट इस तरीके से ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है आपका बी, है ना। अगर इसको आप सबमिशन को जोड़ देते हैं पूरे को, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी। एक्चुअल में मैं बी को लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इंटीग्रेट डी बी साइन फाई, दैट इज माई इंटीग्रेशन। इस सबमिशन को कि फर्स्ट डी एल फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, डी एल टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, डी एल थ्री की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इन सबका सबमिशन, इसका मतलब है जो वो एक की वजह से कंपोनेंट आ रहा है डीबी साइन फाई, अगर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए दैट विल गिव माई टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये आपको याद रखना है, ये मस्ट इक्वेशन है कि आपको याद रहे किस तरीके से। अगर आपको डायरेक्शन देखनी आ गई है तो आपको पता चल जाएगा कि सारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं डी बी के साइन फाई साइन फाई साइन फाई, और इसी डायरेक्शन में होंगे। कौन सी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर। जब आप देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है, तो वो डायरेक्शन जब देखेंगे तो वो डायरेक्शन हम करंट की देख के तब पता लगा लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इस तरीके से आपका क्या होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा आपका छोटा सा कंपोनेंट dB। साथ में हमने बताया था शुरुआत में कि साइन जो होता है शुरू में R और DL के बीच का एंगल 90 है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद इस फैक्टर से टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो B होगा वो क्या होगा इंटीग्रेशन dB की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखिए, वो क्या है हमारी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, साथ में क्या है R स्क्वायर, और प्लस में क्या है स्मॉल r स्क्वायर, और साथ में क्या होगा आपका साइन फाई, और साथ में आपका डी एल। ये आप यहां से देख लेंगे म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट से लिख लिया। साइन फाई की वैल्यू आप यहां से लिखिए, साइन फाई क्या होगा आपका, है ना, परपेंडिकुलर मतलब आर, और डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस ये रहा। तो साइन फाई फ्रॉम फिगर साइन फाई क्या आएगा भाई, आप खुद देखिए, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से, फिगर में इस तरीके से दिया हुआ है कुछ, तो इस तरीके से है, ये आर है, ये अंडर रूट क्या है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये क्या है स्मॉल आर है, ये फाई है। तो साइन फाई क्या आएगा यहाँ से खुद देखिए, साइन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर आर, और डिवाइड में कितना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट।
तो यहाँ से आप साइन फाई की वैल्यू लिखें। फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे, साइन फाई इज इक्वल टू आर डिवाइड में कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है बी इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन म्यू नोट आई डी एल अपॉन में कितना 4 पाई, साथ में क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस में कितना आर स्क्वायर, और ये साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसकी पावर कितना है 1/2। बस। तो इसको थोड़ा सा और आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। म्यू नोट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, सबको बाहर लिखें, कैपिटल आर कांस्टेंट रहेगा। तो म्यू नोट आई आर डिवाइड बाई 4 पाई, इंटीग्रेशन में आपका क्या बचता है, इंटीग्रेशन में आपका बचेगा डी एल, और डिवाइड में क्या आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसकी पावर भी कितना 3/2 ऐड हो जाएंगी 1 और हाफ, तो 1 यहाँ है, 1 और हाफ ऐड होके 3/2। तो इंटीग्रेशन में आप जब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर, और डिवाइड में कितना 4 पाई, इसको भी बाहर रखेंगे, ये सब कांस्टेंट हैं आपके अभी के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड केवल किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डीएल। डीएल आपके एलिमेंट्री लेंथ का जो आपने चूज की थी शुरुआत में, छोटी लेंथ डीएल, अगर आप उसकी वजह से देख रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या आएगा डीएल, और ये क्या होगा, ये सरकमफेरेंस का एक पार्ट है आपका। तो सरकमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है, उसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट विल बी टोटल सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है, ये आपने देखा था फिगर में कि ये सरकमफेरेंस का आपका छोटा सा पार्ट रहेगा। कहाँ है, ये रहा आपका जो सरकमफेरेंस का छोटा पार्ट है, ये रहा डीएल। तो इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरकमफेरेंस आ जाएगी, वो कितनी होगी 2 पाई आर। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना रहेगा 2 पाई आर, ये आपको याद रखना है। तो आप फाइनल एक्सप्रेशन में जहां तक हम पहुंच चुके हैं वहां सीधे वैल्यू रखिए, म्यू नोट आई साथ में क्या आर डिवाइड बाई 4 पाई और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में क्या आएगा भाई आपका ये 3/2 आएगा, साथ में क्या आएगा 3/2 और इंटू में 2 पाई आर, दैट इज माई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 2 से 4 कैंसिल, आर आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 नहीं आपका 2 से 4 कैंसिल हो चुका है, तो म्यू नोट अपॉन 2 और आई आर स्क्वायर डिवाइड में कितना है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज माई नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। और एक्सिस कहाँ, आर डिस्टेंस पे, कहाँ आर डिस्टेंस पे आपका इतना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप याद कर लें। क्या एक सर्कुलर लूप है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या होगा, क्या होगा ड्यू टू n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब अगर लूप के नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने रहे, n रहे, कैपिटल N रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ n टाइम्स हो जाती है। इसका मतलब टोटल जो B आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड B, वो म्यू नोट n आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट विल बी magnetic field due to a circular loop carrying n number of टर्न्स। तो आपको इस तरीके से आप ये याद रखना है। तो ये फॉर्मूला भी आप इंपॉर्टेंट लिख लें कि 3 लूप दिए हुए हैं, लूप में नंबर ऑफ टर्न्स 3 है, 4 है, 5 है, 100 है, 1000 है, या किस तरीके से केवल एक लूप है, उसी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है 1 ही है, तो उस तरीके से ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। सेंटर पे कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है कि अगर ये लूप है आपकी, कोई भी लूप है आपकी इस तरीके से, और उसकी रेडियस कितनी है, जो भी ली थी हमने आर, उससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, वही जो हमने लिया था अभी आई, बोला है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एट सेंटर, बी एट सेंटर। सेंटर के लिए क्या ये डिस्टेंस थी ना आर, ये डिस्टेंस आर किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, सेंटर की तरफ। भाई इस पॉइंट पे नहीं पूछा, इस पॉइंट पे नहीं पूछा, ये पॉइंट ही किधर जा रहा है, सेंटर की तरफ। तो सेंटर पे पूछा, जैसे जैसे ये पॉइंट सेंटर की तरफ बढ़ता है और सेंटर पे पहुंच जाता है, आर कितना हो जाता है 0। तो बस ये कंडीशन आप लिख देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो बी क्या बन जाता है आपका, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना 2 और साथ में आर स्क्वायर प्लस 0 3/2।
इस तरीके से बन जाता है। तो आप देख लेंगे एक बार क्या लिखा हमने, म्यू नोट आई आर स्क्वायर, जो का तो लिखा है 2 आर स्क्वायर, इस आर की जगह जो क्या लिखा है 0, तो आर 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, उसकी पावर 3/2 है पूरे की, तो उस तरीके से हमने लिख दिया है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, याद रखेंगे सर्कुलर लूप के सेंटर पे, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड में कितना आएगा 2 आर स्क्वायर, है ना, और उसकी पावर कितना 3/2, ये कितना आएगा आर क्यूब, याद रखेंगे आर स्क्वायर और उसमें 3/2, 2 से 2 आर की पावर 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा आर की पावर 3, दो पावर से दो पावर कैंसिल, तो ये जो फॉर्मूला बनता है मिनिमाइज होकर के b इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2r, इसको याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा। ठीक है, तो यहां तक जो डिस्कशन हुआ है आज, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनसे न्यूमेरिकल सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपका, चाहे वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, चाहे एक फाइनाइट लेंथ का वायर हो, या आपकी सर्कुलर लूप हो, लूप का सेंटर हो, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस हो, तो इसी तरीके से दिया जाता है। जिस तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं कि किस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए एक सर्कुलर लूप है, इस लूप की जो रेडियस है वो कितनी है r है, बोली बताइए ये जो r इज इक्वल टू है, अगर ये 5r हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, और इससे करंट कितना पास करके जा रहा है I, या फिर ऐसे दिया जाता है, बोला जाएगा कि एक लूप है ना, और उस लूप से उसी सेम एक्सिस पे सेम रेडियस की r ही रेडियस है, r ही रेडियस है, इससे करंट 2I है, इससे करंट I है, इनके सेंटर पे डिस्टेंस है ना 2r, और इधर से भी कितना 2r, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड बी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन में कराने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट बचते हैं हमारे जो टॉपिक्स हमारे हैं, वो जो क्या टॉपिक्स हैं, यहाँ हमने डिस्कस कर लिया, बायो शेवर्ट लॉ डिस्कस कर लिया है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट डिस्कस कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो हमारा जो बचता है एम्पियर्स लॉ एंड आपका एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, उसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें रिकॉर्ड करेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट भी इस चैप्टर का उसी में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।